आप सभी को नमस्कार। विश्व के इतिहास में मेसोपोटामिया से जुड़ा हुआ टॉपिक देख रहे हैं और उसमें पहला जो हमारे पास है वो है सुमेर की सभ्यता। और सुमेर की सभ्यता का पार्ट 1 मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं और अब मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं सुमेर की सभ्यता का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हमने देखना है इकोनॉमी के बारे में, उनकी इकोनॉमी कैसे थी, साइंस के बारे में देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमी को, उनकी यानी सुमेर की सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। तो स्वाभाविक है उस समय कृषि का जो आधार है, पूरी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो कृषि और कृषि के साथ साथ व्यापार जुड़ा हुआ था। तो कृषि में अगर हम बात करें वहाँ किस किस चीज़ का उत्पादन होता था। गेहूँ वहाँ की मुख्य फसल थी, जौ और खजूर। खजूर में तो हमने देखा भी है कि जो खजूर का उत्पादन करते थे सरकार के द्वारा उनको विशेष रियायत दी जाती थी। अगर हम कृषि के अवशेषों की बात करें, उनके जो सबसे पुराने जो अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए, फरात नदी है, दजला और फरात नदी के पश्चिम में एक शहर हुआ करता था जिसका नाम हुसन्ना शहर था। इस हुसन्ना नामक जो शहर है वहाँ से हमें इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुमेर की सभ्यता में कृषि के सबसे प्राचीनतम अवशेष हमें हुसन्ना नामक कस्बे से प्राप्त हुए हैं। तो हुसन्ना जो कस्बा है जो फरात नदी के पश्चिम में, वहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ है। बाकी अगर हम कृषि अभिलेखों की बात करें तो कृषि के जो अभिलेख हैं 1700 ईस्वी पूर्व निपुर जो बड़ा फेमस उनका नगर भी रहा है, उस नगर से हमें कृषि के जो अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। और अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं कृषि पंचांग के माध्यम से। तो विश्व का जो पहला कृषि पंचांग था, कृषि पर आधारित एक उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, पंचांग बनाया था। उस पंचांग वो हमें पंचांग मिला है निपुर नामक शहर से, और जिसका जो आधार था वो चंद्र कलाएँ थी, यानी चंद्रमा को आधार बनाते हुए इन्होंने एक पंचांग बनाया था जिसे कृषि पंचांग कह रहे हैं, जो कि दुनिया का पहला कृषि पंचांग था। आगे अगर हम बात करें कृषि में वो हल का इस्तेमाल करते थे, जवाब है बिल्कुल हाँ, वो हल का प्रयोग करते थे और वो बैलों से खींचा करता, यानी जो हल हुआ करता था उसको बैलों से खींचा जाता था। बाकी अगर हम हल के टाइप की बात करें, हल में किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, लोहे का वो इस्तेमाल करते थे। प्रारंभिक तौर पर इनको लोहे की जानकारी प्राप्त नहीं थी, लेकिन बाद में जो हित्ती जाति आती है, हित्ती जाति से वो लोहे को का ज्ञान अर्जित करते हैं, बाद में लोहे का बनाया जाता। शुरुआती तौर पर पत्थर और लकड़ी का वो इस्तेमाल करते थे। आगे अगर हम बात करें व्यापार की, क्योंकि कृषि और कृषि के साथ अगर व्यापार जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक अर्थव्यवस्था मजबूत चलेगी। तो सुमेर की जो सभ्यता है, सुमेरवासी नाव का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब उन्होंने नाव का आविष्कार कर लिया था और नाव से वो कृषिगत सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। और उस कड़ी में उनका व्यापार अन्य सभ्यताओं के साथ भी हुआ, जिसमें हमारा जो भारत है, भारत की जो उस समय की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उनके साथ भी उनका व्यापार हुआ करता था। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं भारत से व्यापार करने के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है और यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता, उनका आपस में व्यापार हुआ करता था। नाव भी मिली है, नाव का वो इस्तेमाल करते थे। बाकी अगर हम इसके अगर व्यापार के बारे में बात करें, व्यापार के और हमें उस टाइम पीरियड में प्रमाण कहाँ से मिले, इरिडू नामक जो शहर है, जब उसकी खुदाई हुई तो उस खुदाई से भी हमें ये प्रमाण प्राप्त हुए जो नाव वहाँ से मिली थी। जब वो सामान को लेते थे या बेचते थे तो किसका इस्तेमाल करते थे, यानी माध्यम के रूप में जब वो इस्तेमाल करते थे तो वस्तु विनिमय का इस्तेमाल वो करते थे। वस्तु देते थे और बदले में वस्तु को लेते थे, लेकिन बाद में वस्तु विनिमय के स्थान पर स्वर्ण या सोने का प्रयोग शुरू हो चुका था। तो माध्यम के रूप में वस्तु विनिमय का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और व्यापार के प्रमाण मिले। अलग अलग सभ्यताओं के साथ इनका व्यापार हुआ करता था। विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम इनकी बात करें तो भार के रूप में जो पैमाना इनका था वो मीना हुआ करता था। जैसे हमारे यहाँ किलोग्राम का चलन चलता है, वैसे इस टाइम पीरियड में मीना वो इकाई हुआ करती थी और जिसे 60 सेकल के बराबर माना जाता था। तो मीना हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस समय की जो इकाई है वो मीना थी। नक्षत्रों का ये अध्ययन करते थे, क्योंकि अंतरिक्ष खगोल में इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुआ करती थी। और जो कि हम देखते भी, इनका जो मंदिर हुआ करता था जिगुरात के सबसे ऊपर वाले हिस्से में वो ग्रह और नक्षत्रों का बैठ के वो अध्ययन करते थे। रथों का वो इस्तेमाल करते थे। तलवार उनका मुख्य अस्त्र था। तलवार यानी लड़ाई में अगर देखा जाए तो वो तलवार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कमी की अगर बात करें तो घोड़े और धनुष से ये परिचित नहीं थे, जो कि इससे बाद वाली जो सभ्यता रही है, जैसे हम बेबीलोन की अकादियन सभ्यता कहते हैं, उन लोगों को घोड़े और धनुष की जानकारी थी। इसीलिए जब युद्ध होता है सुमेर के लोगों के साथ तो उसमें
अक्कादियन वाले सफल रहे थे क्योंकि उन्होंने घोड़े और धनुष का इस्तेमाल किया और ये तलवार का इस्तेमाल या भाले का इस्तेमाल किया करते थे। बाकी अगर हम बात करें मेकअप का जो सामान होता है, क्या वो लोग मेकअप के सामान का इस्तेमाल करते थे? जैसे ख़ास तौर पे महिलाएं हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं। और हमारे यहाँ सिंधु घाटी जो सभ्यता रही है उसमें भी हमें ये प्रसाधन का जो सामान है वो मिला है, ख़ास तौर पे चांदूदड़ू से, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इस टाइम पीरियड में क्या वो इस प्रकार का सामान मिला है, जैसे कंघी है या लिपस्टिक है या आईना है, मिला है? तो इसका जवाब है हाँ, मिला है। रानी सुवअध नाम की एक रानी है इस सभ्यता की, उसकी जो समाधि है, क्योंकि यहाँ महिला और पुरुष दोनों को कब्रों में रखा जाता था, तो कब्रों में उनके साथ उनका सामान भी रखा जाता था कि जैसे पहले भी आया था वो सोना चांदी और जवाहरात को रखते थे। तो महिलाओं का जो सामान है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो इससे ऐसा अनुमान लगता है कि प्रसाधन के सामान का वो इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो की तरह यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। मोहनजोदड़ो की इंपॉर्टेंट विशेषता रही है कि वहाँ जल निकासी का एक अच्छा सिस्टम था, जिसमें हम धौलीवीरा को देखते हैं। धौलीवीरा में बहुत ही अच्छा जल निकासी का सिस्टम रहा है, वैसे यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं हैं, जैसे घर तो हैं लेकिन घर के अंदर घर के जो खिड़कियाँ, जैसे हमारे यहाँ दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती, वैसे यहाँ पे खिड़कियाँ हमें देखने को नहीं मिली है। और जो रोशनी है, घर के अंदर जो रोशनी आती है वो मेन दरवाजे से ही आती है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें खिड़कियाँ भी प्राप्त हुई। तो यहाँ थोड़ा सा हमें अंतर देखने को मिला सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है और यहाँ पर हमें क्या है। बाकी अगर हम बात करें नहरें, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सुमेर की जो सभ्यता है, सुमेर की सभ्यता ने दुनिया को पहली बार नहरों की जानकारी दी है। और इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि दुनिया को नहरों की जो देन है वो सुमेर की सभ्यता की है। नहरों से फिर पानी आगे बढ़ता है, जिससे सिंचाई और सिंचाई से कृषि उत्पादन अधिक होता है। न्याय के मामले में अगर हम बात करें तो इस समय न्यायालय हुआ करते थे, राजा न्यायाधीशों को नियुक्त करता था और न्यायाधीश दिकुद नाम से जाने जाते थे। तो न्यायालय अवेलेबल है, राजा न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है और न्यायाधीश को यहाँ पर एक प्रॉपर एक शब्द आया जिसे दिकुद कह रहे हैं। और ग्रामीण स्तर पे सरकारी पंच हुआ करते थे जो कि न्याय करते थे, जिसे मस्किम कहा गया है। तो ये निचले स्तर पर है और ये आप देखेंगे उच्च स्तर पे है। वादी और प्रतिवादी अपनी पैरवी खुद कर सकते थे, यानी न्याय के मामले में भी कह सकते हैं जिस पे आरोप लग रहा है और जिसने आरोप लगाया है, दोनों अपनी पैरवी कर सकते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये, बहुत कंट्रोवर्सी में ये सवाल है कि ये लोग थे कौन? सुमेरवासी जो है जिन्होंने इस सभ्यता को स्टार्ट किया है, दजला और फरात नदी के किनारों पर, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारों पर जिन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया है, वो वास्तव में थे कौन? तो इस मामले में विल डुरेंट नाम के एक व्यक्ति रहे हैं जो कहते हैं कि मध्य एशिया के जो काकेसस एक पर्वत श्रृंखला है, काकेसस पर्वत श्रृंखला से ये लोग आए थे। विल डुरेंट नाम के एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आए थे, काकेसस से आए हैं और मंगोल इनकी उत्पत्ति मानी गई है। शरीर के ढांचे के हिसाब से अगर हम बात करें इस सभ्यता के लोगों के, तो नाटे हैं, हाइट कम है, नाक ऊंची और सीधी थी इनकी, माथा इनका चौड़ा था, नाक आँखें जो हैं वो नीचे रखते हैं, इसका मतलब आँखें जो है इनकी वो नीचे की ओर है। और ये लोग मूछें नहीं रखते, दाढ़ी और मूछें लोग नहीं रखते थे। तो इस टाइप से अगर इनका जो शरीर का जो ढांचा लगा है और मंगोलाइट लोगों से लगा है, तो इसीलिए फिर इनको मंगोल माना गया है या काकेसस से माना गया। तो ये एक थ्योरी है, विल डुरेंट की थ्योरी है। बाकी अलग अलग थ्योरी भी आई जिसमें अलग अलग जगह से इन लोगों को माना गया है। कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से हैं, कुछ कहते हैं कि यूरोप की जो आदिम जाति थी वही इस सभ्यता के लोग थे। तो इस तरीके से हमने ये इसका पार्ट 2 देखा, सुमेर की सभ्यता का हमने पार्ट 2 देखा और इसे समझने का हमने प्रयास किया। तो आज के लिए बस हमारे पास इतना ही है। अब आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।